हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंटल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किंगडम माना जाता है। क्योंकि यूकैरियोट्स की शुरुआत जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से ही होती है। किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी तीनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं पर थोड़े बहुत शो होते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले इसमें जो किंगडम आज करंटली हम इंक्लूड करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, दे वर डिवाइडेड इनटू एनिमल्स एज वेल एज फंगी एज वेल एज प्लांट्स। क्योंकि इनमें से कुछ एनिमल्स जो है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक हैं, कुछ जो है हेटेरोट्रॉपिक प्रोटोजोन्स हैं। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनकी क्लासिफिकेशन को लेके हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो जॉन हॉग नाम करके एक साइंटिस्ट थे या एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था इन 1860। उन्होंने कहा कि हमको एक अलग फाइलम की ज़रूरत है एक्चुअली, जिसका नाम उन्होंने दिया प्रोटोटिस्टा। इन्हें 1860 में ये प्रपोज किया कि हम एक सेपरेट फाइलम बनाते हैं जिसमें हम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इंक्लूड कर सकें, और उस फाइलम का नाम दिया इन्होंने प्रोटोटिस्टा। लेटर अर्नेस्ट हैकल, जो कि मोनिरा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने इन 1866 जो है एक अलग टर्म दी हमें, दैट इज प्रोटिस्टा, जो हम करंटली यूज करते हैं, और कहा कि एक फाइलम जो है, एक प्रोटिस्टा नाम करके एक फाइलम जो है, इसको इन्होंने बनाया। फिर फर्दर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी रॉबर्ट विटेकर ने इन 1969, तो उन्होंने प्रोटिस्टा जो है इसको एक डिफरेंट किंगडम की तरह जो है कंसिडर किया। नाउ अगर हम इस किंगडम की ऐसे एज इन जनरल बात करें, में हमारे पास 3 सब डिविजन्स आती हैं। पहली सब डिविजन इज प्रोटोजोआ, सेकंड इज प्रोटोफाइटा एंड थर्ड इज मोल्ड। नाउ ये तीनों जो सब डिविजनें हैं, इनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत डिफरेंस एक दूसरे में शो करते हैं। ये लोग स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं, इनके खाने का मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटल डिफरेंट है, और ये हैबिटेट्स वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ की जो हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं, उसमें हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास फ्लैजिला है। दो ऑर्गेनिजम्स वो है वो फ्लैजिला, उनको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड। दूसरी टाइप आती है हमारे पास सीलिएटेड। मैं इन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको हम इजीली समझ के मेमोराइज भी कर सकें। थर्ड टाइप इज एमोबॉइड एंड फोर्थ इज स्पोरोजोआ। प्रोटोफाइटा की टाइप की बात करें तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना। और मोल्ड की अगर बात करें तो स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। नाउ शुरुआत करेंगे प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें, फ्लैजिलेटेड आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनमें लोकोमोशन के लिए एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अगर हम इसकी किसी एग्जांपल की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है जो ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनता है। ट्रिपैनोसोमा की अगर हम बात करें तो दिखने में it is somewhat like this. This is the flagella, the thread-like flagella. उसके अलावा ट्रिपैनोसोमा की एक और खासियत है कि इसमें एक फिन-like स्ट्रक्चर ऐसे बॉडी के ऊपर से प्रेजेंट होता है, एक कर्टन जैसा एक फिन-like स्ट्रक्चर, जो कि लोकोमोशन में ये भी हेल्प करता है, एक एरोडायनेमिक्स प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन में भी ये हेल्प करता है। ट्रिपैनोसोमा काजेज sleeping sickness in humans, that's why it is a protozoa.
ciliated. Now the next type that we have is ciliated. Ciliated की अगर हम बात करें तो ciliated are simply those organisms which have cilia for locomotion. Now cilia की अगर हम example ciliated की अगर हम example की बात करें तो पहली example है हमारे पास, जो most important example है, that is the paramecium, a slipper-like organism called the paramecium. Now paramecium भी एक disease causing protozoan है, लेकिन ऐसा कोई खास मेडिकल कंडीशन नहीं है जो इसकी वजह से अराइज हो, तो फिलहाल इट इज ओनली यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर द एग्जांपल ऑफ ciliata, trypanosome. Now the third example that we have is amoeboid. Now amoeboid की एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो हमारे पास थर्ड टाइप है, इसमें हमारे पास एंट अमोबा आता है. Now एंट अमोबा इज सिंपली अ स्ट्रक्चर. इसमें जो खासियत अगर कोई है तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ pseudopodia. Now what is pseudopodia? Pseudopodia is also called as false feet. Pseudopodia की ये खासियत है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, और उसके अलावा इसकी मूवमेंट्स जो है, ये जब सूडोपोडिया को यूज करता है एमोबा, तो इसका जो सेल का जो एक शेप है, ये शेप भी चेंज होता है, और वो इस सूडोपोडिया की वजह से ही होता है. और इन्हीं अपनी सेल की शेप को चेंज करके खाने को बाहर से ऐसे चारों तरफ से कवर करके ये फूड पार्टिकल्स को जो है एंगल्फ कर लेता है या इंजेस्ट कर लेता है, और इसी तरीके से जो है ये अपना फूड एक्वायर करता है. इसलिए सूडोपोडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमोबा, एटलीस्ट वर्थ रिमेम्बरिंग. नाउ एमोबा के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ में हमारे पास अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक एमोबॉइड सेल होगा, लेकिन स्पोरोजोआ का नाम जो है इसका खास तौर से जो है एक रिप्रोडक्टिव फीचर है कि उस पर रखा गया. ए सेक्सुअल एक रिप्रोडक्टिव फीचर है, उस पर रखा गया. क्यों? क्योंकि इसमें यंग वंस जो है वो एक स्मॉल सेल्स जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो जाते हैं थ्रू डिवीजन, और फिर बाद में बाहर की लेयर बर्स्ट हो जाती है और ये सारे सेल्स जो हैं ये रिलीज हो जाते हैं, और इसी तरीके से जो है ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसलिए इनको स्पोरोजोआ कहा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से. नाउ द नेक्स्ट या सेकंड डिवीजन जो हमने पढ़ी इन प्रोटिस्टा दैट वाज प्रोटोफाइटा. नाउ प्रोटोफाइटा जो है कुछ एस्पेक्ट्स को लेके हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास आते हैं क्राइसोफाइट्स. नाउ व्हाट आर क्राइसोफाइट्स? क्राइसोफाइट्स और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनको प्लैंकटन भी कहा जाता है. नाउ प्लैंकटन जो है ओशंस में प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं. जैसे ग्रासलैंड में जो काम ग्रास करता है, उसी तरीके से ओशन में जो है ये काम प्लैंकटन्स करते हैं. इनमें से कुछ प्लैंकटन्स जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिनको हम कैल्प कहते हैं. दीज आर फोटोसिंथेटिक एंड दे आर द लार्जेस्ट प्रोटोजोआ, ये प्रोटिस्ट एज वेल, सॉरी. दीज आर आल्सो द लार्जेस्ट प्रोटिस्ट. नाउ इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं. काफ़ी सारे ओशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्हीं पे फीड करते हैं. जैसे सी एनिमल एक एग्जांपल है, उनका प्राइम सोर्स ऑफ फूड इज कैल्प. तो क्राइसोफाइट्स, प्लैंकटन्स, they can be autotrophic as well as heterotrophic. Heterotrophics are called as zooplanktons. जितने भी हैं इनको phytoplanktons कहते हैं. Now, do you know that whales का जो मेन सोर्स ऑफ फूड है that is plankton. Whales plankton से बड़ी चीज कुछ भी नहीं खा सकते, and these planktons are so small that they are not visible to naked eye. You need something to even see them, and we have zooplanktons. Zooplanktons are basically heterotrophic. Now
अब अगर इनकी कुछ एग्जांपल लें हम क्राइसोफाइट्स की, तो हमारे पास डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी आती है। और डाई एटम्स की एक खासियत है, इनको सोप बॉक्स प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सोप बॉक्स? बिकॉज दे हैव एन आउटर कवरिंग, एन एक्स्ट्रा शेल, जो जिसमें सिलिका मौजूद होता है। और ये सिलिका होने की वजह से ये शेल जो है ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। और अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, लाइक अ सोप बॉक्स। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सोप बॉक्स प्लैंक्टन्स। ओके, अब क्या होता है जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, व्हेन इट विल डाई, तो ये जो शेल है ये इंटैक्ट रहेगा। और ये शेल जो हैं मिल के जब कहीं एक जगह पे जमा हो जाते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में, ड्यू टू मास डेथ्स जो हो रही हैं ओवर द टाइम, तो उस जगह पे जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा इसी सिलिका का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल। और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डाई एटमेशियस अर्थ। इस डाई एटमेशियस अर्थ का यूज हम भी करते हैं। ये ग्रिटी होता है, काफी ग्रेनी टाइप का होता है, और इसको हम पॉलिशिंग या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स, इन सब में जो है यूज करते हैं। लाइक आई ऑलरेडी सेड, दीज आर दी प्राइमरी चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस। नाउ क्राइसोफाइट्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली मरीन है, समुद्र में ही पाए जाएंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। उसके अलावा ये काफ़ी सारे कलर्स में होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पिगमेंट इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। जैसे अगर ग्रीन है तो दैट वुड बी क्लोरोफिल। उसी तरीके से काफ़ी सारे पिगमेंट्स और भी हैं जिनकी वजह से दे कैन बी येलो, ब्राउन, ब्लू और रेड। अगर आपने एक फेनोमेनन के बारे में सुना होगा जिसको रेड टाइड कहते हैं। रेड टाइड में क्या होता है कि समंदर का रंग चेंज हो जाता है, पानी जो है वो लाल हो जाता है, और वो जो होता है वो इन डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से ही होता है। अगर इनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, पॉपुलेशन बूम हो जाए, तो पानी का रंग जो है वो लाल हो जाता है और उसको रेड टाइड कहते हैं। नाउ ये जो है कई बार जो है एक टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, और अगर इनकी क्वांटिटी पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए और ये वो टॉक्सिन सिक्रीट कर लें, तो पानी जो है वो टॉक्सिक हो जाता है फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स। काफ़ी सारी फिशेस की डेथ हो जाती है एंड इट कैन बी डेंजरस टू अदर एनिमल्स एज वेल। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई ज़्यादा ख़ास स्ट्रक्चर है नहीं। एनसीईआरटी पे जो दिया है मैं वही बनाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर वाइज इनका कोई ख़ास ऐसे स्ट्रक्चर है नहीं। फ्लैजिला जो है वो इनमें भी मौजूद है, दिखने में कुछ काफ़ी हद तक ऐसे हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक से जो है एक अच्छी डायग्राम रेफर कर सकते हैं। आई एम नॉट गुड विद डायग्राम्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स। Now the next example that we have, या next type that we have is euglenoids. Now euglenoids are again they are found in fresh water या फिर stagnant water में भी पाए जाते हैं। इनमें जो है सेल वॉल एब्सेंट है। ये इवन दो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि प्रोटिस्ट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें ये सेल वॉल एब्सेंट है। एब्सेंट क्या है, एक तरीके से मॉडिफाइड है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन लेयर जिसको हम पेलिकल कहते हैं। प्रोटीन लेयर होगी एक जिसको हम पेलिकल कहते हैं। नाउ सिंस रिजिड कवरिंग इज एब्सेंट, तो इनकी बॉडी जो है वो स्लाइटली जो है फ्लेक्सिबल होती है। उसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं, और अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉप भी बन सकते हैं। ये जो है एक इम्पोर्टेंट इनका फीचर है। दे कैन बी ईदर ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा।
अगर सनलाइट एब्सेंट है तो दे विल बी हेटेरोट्रॉपिक, और अगर सनलाइट है तो दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नाउ अगर हम डायग्राम की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पैरामीशियम with a major difference of being having two flagellas, जिसमें से एक जो है वो बड़ा फ्लैजिला होगा, द लॉन्गर वन, एंड वन विल बी द शॉर्टर वन, बट वी विल हैव टू फ्लैजिलास। नाउ यूग्लिना के बारे में हमने पढ़ लिया। जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास सब डिवीजन है दैट इज ऑफ मोल्ड। मोल्ड में हमारे पास दो टाइप हैं, एक है स्लाइम मोल्ड और एक है वाटर मोल्ड। मोल्ड जो है ये सेप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे आपको मिल जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर पे मिल जाएगी। और मोल्ड जो है वो कंफ्यूजन अराइज या कंफ्यूजन पैदा करता था इस फाइलम में कि इसको हम फंगी में रखें या फिर इट नीड्स अ सेपरेट किंगडम। तो दैट मोल्ड वाज द रीजन फॉर दैट। तो किंगडम प्रोटिस्टा का ये एक जनरल ओवरव्यू है। इसमें हमारे पास अगर हम एक क्विक रिवीजन करें तो हमारे पास 3 सब डिविजन्स आती हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोफाइटा एंड मोल्ड। प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे कि पैरासिटिज्म एंड हेटेरोट्रोपिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डेवलप रहना। तो प्रोटोफाइटा जो है दे शो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस करना। तो दे वेर द कंफ्यूजन कॉजिंग फॉर दिस kingdom, whether it should be a separate kingdom or should it be in with plants. And mold जो है वो they are like fungi, वो they grow on dead and decaying organic matter, they perform saprophytic mode of nutrition। तो ये जो है फंगी के साथ एक confusion cause करते थे। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ट्रिपानोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, एमोबा जिसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट है जो कि एंट एमोबा हिस्टोलिटिका इसकी एक एग्जांपल है। एंट एमोबा हिस्टोलिटिका जो कि एमोबिक डायसेंट्री कॉज करता है इंसानों में। और उसके अलावा स्पोरोजोआ स्पोर प्रोड्यूसिंग, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्राइसोफाइट्स में डाई एटम्स जिनको जो कि डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डायनोफ्लैजिलेट्स जो कि रेड टाइड कॉज करते हैं ओशंस में, दे आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। यूग्लिनॉइड्स दे हैव अ पेलिकल विच आर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिनॉइड्स, सो इट मेक्स देम स्पेशल एज वेल। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम किंगडम फंगी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।